लास्ट क्लास में हमने क्यूबिक सेल्स पढ़ी थी, जिसमें से हमने देखा था कि जो क्यूबिक सेल्स है वो 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम सिंपल क्यूबिक सेल भी कह रहे थे। सेकंड थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं बीसीसी। थर्ड थी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एफसीसी। और फोर्थ वन थी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि हमें सिर्फ 3 यूनिट सेल्स के बारे में ही डिटेल से पढ़ना है। फर्स्ट 3 कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल से नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है हमें इन तीनों यूनिट सेल्स के बारे में, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इन तीनों यूनिट सेल्स के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ पैकिंग। टाइप्स ऑफ पैकिंग डिटेल से पढ़ेंगे हम, और ये इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हम पैकिंग एफिशिएंसी अच्छे से समझ पाए। थर्ड टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। हर क्यूबिक सेल में की एज लेंथ में और एटम की रेडियस में क्या रिलेशन है, ये हमें इस टॉपिक में कवर करना है। और फोर्थ वन इज पैकिंग एफिशिएंसी, ये हमें पढ़ना है तीनों यूनिट सेल्स के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ पढ़ेंगे स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स। नेक्स्ट दो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, जो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल से। सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स कितने होते हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल क्यूबिक सेल ऐसी सेल जिसके हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। तो आपको लग रहा होगा जब हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है तो टोटल जितने कॉर्नर होंगे उतने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिंपल क्यूबिक सेल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे तो 8 कॉर्नर्स होते हैं किसी भी क्यूब के और हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारा जो क्रिस्टल है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। जब हमने यूनिट सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा था कि जो क्रिस्टल है उसमें यूनिट सेल बार बार रिपीट होती है। यूनिट सेल की बार बार रिपीटेशन से आपका बनता है पूरा क्रिस्टल। तो मतलब आप यहाँ पे कोई बड़ा सा क्रिस्टल है तो उसमें ऐसी क्यूबिक, मान लो इस चौक के डिब्बे को हम क्यूब लेकर चल रहे हैं, ऐसी जो क्यूबिक सेल्स है वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर पे चारों तरफ प्रेजेंट है। मतलब ये जो क्यूबिक सेल है इसके आगे की तरफ, साइड में, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, चारों तरफ इसके क्यूब्स प्रेजेंट है। इसके पास में दूसरी क्यूब है, इसके इस साइड में दूसरी क्यूब्स प्रेजेंट है। तो आप मतलब इमेजिन करके देखो कि इसके चारों तरफ क्यूब प्रेजेंट है। तो ये जो एक कॉर्नर है इस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है ये पूरा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इसी यूनिट सेल को नहीं देगा। जैसे मान लो इसके ऊपर एक यूनिट सेल रखी हुई है, ये वाला कॉर्नर उसका भी है, उस यूनिट सेल का कॉर्नर ये भी होगा। मतलब ये जो पार्टिकल है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर वाली सेल को भी देगा। इस तरीके से क्योंकि एक कॉर्नर है वो 8 अदर क्यूबिक सेल से घिरा होता है। मतलब एक कॉर्नर पे जो प्रेजेंट पार्टिकल है वो 8 अदर, टोटल 8 यूनिट सेल्स को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। कैसे? जैसे मान लो एक एप्पल है और वो आपको 8 स्टूडेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक स्टूडेंट के हिस्से कितना आएगा? 1/8। उसी तरीके से जो कॉर्नर पे प्रेजेंट पार्टिकल है वो इस यूनिट सेल को सिर्फ अपना 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन ही देगा, बाकी 7 अदर सेल्स के साथ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉर्नर पे प्रेजेंट पार्टिकल है वो सिर्फ अपना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल को देगा? 1/8। इस तरीके से किसी भी क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल प्रेजेंट है और हर पार्टिकल अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है एक यूनिट सेल को? 1/8। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉर्नर वाले एटम्स है वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं? 1/8। और एक सिंपल क्यूबिक सेल में कितने कॉर्नर एटम्स प्रेजेंट है? 8। तो टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स है, कॉर्नर एटम है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो तो कितना रहेगा? 1/8 रहेगा। और जो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स है एक यूनिट सेल में वो कितने हैं? 8। तो 8 तो एटम है और हर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। तो हम कहेंगे जो टोटल नंबर ऑफ एटम किसी भी सिंपल क्यूबिक सेल में प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे? 1। मतलब सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो कितना रहेगा? 1। क्यों? क्योंकि हर एटम सिर्फ कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/8। और हर
सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 8। सेकेंड सेल है हमारी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है? ऐसी यूनिट सेल जिसके कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। मतलब जैसे आपका ये क्यूब हो, इसके हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, साथ में बॉडी के अंदर बिल्कुल बीच में एक पार्टिकल प्रेजेंट है, उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब हमने ये तो देख लिया कि जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं वो अपना 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं यूनिट सेल को। जो बॉडी के बीच में प्रेजेंट है वो सिर्फ बॉडी के बीच में ही रहेगा, पास वाली सेल से उसका कोई लेना देना नहीं है, साइड वाली सेल से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इसी यूनिट सेल का है। मतलब अपना वो फुल कंट्रीब्यूशन देगा इसी यूनिट सेल को। मतलब एक यदि एटम प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल को देगा, क्योंकि ये पूरे सेंटर में प्रेजेंट है, ये किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 1/8, जबकि बॉडी के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है 1 पार्टिकल है तो 1 उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, पूरा का पूरा एटम उसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो यदि हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल यदि कैलकुलेट करने हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो कितना उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1/8। और जो कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम, जो बॉडी के सेंटर में जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? उसका कंट्रीब्यूशन रहता है 1। तो हम दोनों ही एटम्स के कंट्रीब्यूशन को टोटल कर देते हैं। तो जो कॉर्नर टोटल एटम्स कितने होंगे? टोटल कॉर्नर एटम कितने होते हैं? 8। उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो ये तो हो गए हमारे कॉर्नर वाले एटम का टोटल कॉर्नर वाले एटम। और बॉडी में कितना रहता है? 1। उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना रहता है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 2। तो कह सकते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं वो 2 होते हैं। ये आपको चाहे कैलकुलेट करना आए या नहीं आए, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल से रिलेटेड जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं? 2। सिंपल क्यूबिक सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं? 1, क्योंकि उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में या फेस पे एटम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 2। थर्ड सेल है हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एफसीसी। और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं एफसीसी में जो एटम्स है वो कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस पे भी एक एटम प्रेजेंट होता है, और हर क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होता है। तो हम ये देखेंगे कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कॉर्नर वाले एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? 1/8। ये पहले ही ऑलरेडी हम दोनों सेल्स में पढ़ चुके हैं। जो कॉर्नर वाला एटम होता है उसका हर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है सेल में? 1/8। तो सेम यहाँ भी होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में भी जो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/8। टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं, कॉर्नर एटम होते हैं वो 8 होते हैं, मतलब 1 एटम टोटल होगा। कॉर्नर एटम्स के कंट्रीब्यूशन जो एटम आएगा वो आएगा 1। अब बात करते हैं फेस पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो जैसे ये क्यूब है तो इस क्यूब के हम सब जानते हैं 6 फेसेस होते हैं। हर फेस पे यदि एक एक एटम प्रेजेंट हो कॉर्नर्स के साथ साथ तो उसे हम कह देते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो देखते हैं किस तरीके से एक एटम जो फेस पे प्रेजेंट है वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन देता है। तो मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो इसके आगे कोई क्यूब प्रेजेंट है, साइड में इधर उधर चारों तरफ इसके क्यूब प्रेजेंट है, लेकिन जो फेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो सिर्फ इसके पास वाली जो क्यूब होगी, इसके जस्ट आगे वाली क्यूब होगी, उसी के साथ शेयर होगा। इधर वाली क्यूब के साथ या पीछे वाली क्यूब के साथ या नीचे वाली क्यूब के साथ वो उसे शेयर नहीं करेगा। पार्टिकल सिर्फ किसके बीच में शेयर होगा? 2 क्यूब्स के बीच में ही शेयर होगा। मान लो एक एप्पल है, 2 स्टूडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए तो एक स्टूडेंट के हिस्से कितने आएगी? हाफ एप्पल आएगी। उसी तरीके से एक पार्टिकल यदि 2 क्यूब्स के बीच में शेयर हो रहा है तो मतलब एक सेल के हिस्से कितना आएगा? हाफ पार्टिकल या हाफ एटम आएगा। मतलब जो फेस वाले पार्टिकल्स है उनका यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? 1/2, हाफ कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है हर पार्टिकल अपना कितना कंट्रीब्यूशन देता है? 1/2।
और टोटल नंबर ऑफ फेशियल एटम कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने फेस होंगे उतने टोटल हमारे फेशियल एटम, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम यदि हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमें सबसे पहले कॉर्नर वाले एटम और फेशियल एटम को ऐड करना होगा, क्योंकि इसमें दो तरह के एटम्स प्रेजेंट है। तो कॉर्नर वाले एटम टोटल कितने होते हैं 8, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। साथ में हम ऐड कर देंगे फेशियल एटम्स को। फेशियल एटम कितने होते हैं टोटल 6, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो टोटल फेशियल एटम कितने हो गए 3 और टोटल कॉर्नर एटम कितने हो गए 1। दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल एटम कितने आएंगे 4। तो हम ये कह सकते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम्स कितने होते हैं 4 होते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सिंपल क्यूबिक सेल से। सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम होता है 1, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है और कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम 8 और उनका कंट्रीब्यूशन भी 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम कितना हो जाएगा 1। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल हो जाएंगे 2। किस तरह से? 8 जो कॉर्नर वाले एटम्स है वो अपना टोटल पार्टिसिपेशन देते हैं 1, और साथ में बॉडी के सेंटर में जो एक एटम होता है वो अपना फुल कंट्रीब्यूशन देता है। तो इस तरीके से बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाते हैं 2। फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 4। किस तरीके से? जो 8 कॉर्नर एटम्स है वो टोटल अपना कंट्रीब्यूशन देंगे 1 एटम जितना। साथ में जो फेशियल एटम्स है टोटल एटम्स होते हैं 6, एक एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1/2, तो टोटल फेशियल एटम हो जाएंगे 3। 3 + 1 = 4। तो हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम हो 4। टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के बाद हमें इस चैप्टर में पढ़ना है आगे यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है एंड पैकिंग एफिशिएंसी हर यूनिट सेल की कितनी होती है। ये सब समझने से पहले हमें पैकिंग ऑफ पार्टिकल और एटम इन क्रिस्टल समझना है। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, और उसमें से सिर्फ हमें कौन सी पैकिंग पढ़नी है? क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम सॉलिड्स की स्टडी कर रहे हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इस तरीके से, मतलब एक एटम है वो दूसरे एटम के से अटैच होता है। इस तरह की जो पैकिंग होगी जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अटैच है उसमें उसे हम कह देते हैं क्लोज पैकिंग। तो हमें, क्योंकि हम क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें क्लोज पैकिंग ही पढ़नी है। तो हम सबसे पहले जो हमारी पैकिंग है वो 3 तरह की पैकिंग हमें पढ़नी है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ इमेजिन भी करना है, क्योंकि हम जब 3D पैकिंग पढ़ेंगे तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड है ये सिर्फ 2D ही है। 3D को मैं जितना अच्छे से समझा सकती हूँ मैं समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा आपको अपना इमेजिनरी पावर भी यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी 1D पैकिंग से। 1D पैकिंग मतलब 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल पैकिंग में मतलब 1 डायमेंशनल पैकिंग का मतलब जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ आपको एक ही डायमेंशन में लिखना है, सिर्फ x डायमेंशन या सिर्फ y डायमेंशन में। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एटम पार्टिकल्स बना रही हूँ, ये पार्टिकल्स है, ये क्लोज्ड है एक दूसरे के और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मतलब सिर्फ x डायरेक्शन में पार्टिकल्स अरेंज्ड है। तो इस तरह की जो पैकिंग कहलाती है वो कहलाती है 1D पैकिंग या 1 डायमेंशनल पैकिंग। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं, सिंपल सा है। जब एक ही डायरेक्शन में या एक ही कोऑर्डिनेट की तरफ आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह की पैकिंग कहलाती है 1D पैकिंग या 1 डायमेंशनल पैकिंग। ये थी हमारी फर्स्ट जिसे हम कह रहे हैं 1 डायमेंशनल पैकिंग, और सेकेंड जो होगी वो होगी 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग में क्या होगा? 2 डायमेंशनल पैकिंग में आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल अरेंज नहीं करना है, 2 डायरेक्शन में करना है। एक्स के साथ साथ जो पार्टिकल अरेंज होंगे वो वाई डायरेक्शन में भी होंगे, 2 डायमेंशनल होंगे। मतलब इस तरीके से मान लो आपको लड्डू आपके घर में और वो आपको अरेंज करने हैं। आप सिंपल एक लाइन बना दो मतलब 1 डायमेंशनल होगी, और यदि सामने भी बना रहे हो तो कितनी होगी? 2 डायमेंशनल होगी। मतलब लड्डू की एक 2 डायमेंशन में आप क्या बना रहे हो? लेयर बना रहे हो। किस तरीके से? जैसे मान लो ये आपका, ये तो हो गई एक्स डायरेक्शन में आपके पार्टिकल जिन्हें हम आप लड्डू भी समझ सकते हो, ये प्रेजेंट है। और अब हम, ये तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में थी, अब हम वाई डायरेक्शन में भी यदि पार्टिकल्स को रखें इस तरीके से तो ये हो गई आपकी 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरह की होती है। 2 कैटेगरीज में हम 2 डायमेंशनल पैकिंग को
कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट है 2D स्क्वायर पैकिंग। दोनों में हम डिफरेंस भी देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट है 2D स्क्वायर पैकिंग और सेकंड है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D हेक्सागोनल पैकिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखने वाले हैं कि 2D स्क्वायर पैकिंग क्या है और 2D हेक्सागोनल पैकिंग क्या है। वो दो तरह की होती है, स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग। क्या डिफरेंस है अच्छे से समझते हैं। स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है, जैसे मान लो आपकी ये फर्स्ट लेयर तो ये प्रेजेंट आपकी, और जो सेकेंड लेयर है वो जस्ट फर्स्ट पार्टिकल के नीचे बनाई जाए इस तरीके से। मैं साथ में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको बताना था, जो हम कोई कुछ नहीं बाद में कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी मान लो हमने लेयर बना दी, बहुत सारी 2 डायमेंशनल हमने यहाँ पे पैकिंग दिखाई है जिसमें हर एटम के नीचे दूसरा एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो एटम है इनके यदि आप सेंटर को ज्वाइन करोगे, एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं स्क्वायर पैकिंग। तो फिर हेक्सागोनल पैकिंग क्या है तो ये हम समझते हैं। हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होता है, जो आपकी पैकिंग होती है फर्स्ट लेयर है, जो सेकंड लेयर जब हम इसके बनाते हैं तो वो फर्स्ट पार्टिकल के बीच में ना होके इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उन दोनों के बीच में बनाई जाए कुछ इस तरीके से। इस तरीके से यदि आपका एटम बनाया जाए, मतलब दो एटम्स के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को कवर करते हुए आपका पार्टिकल, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट लेयर यहाँ पे आ जाए कुछ इस तरीके से, जो स्पेस है वो कवर होता जाए। हम पहले वाले पार्टिकल के नीचे ना रखें, उन दोनों के बीच का जो स्पेस है वहाँ नेक्स्ट लेयर रखें। तो इस तरह की पैकिंग को हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं देखना, कोई भी एक सेंटर का एटम हम लेते हैं, यहाँ भी आप कोई भी एटम ले सकते थे, मान लो ये एटम ले लो, तो ये एटम इसको इससे अटैच है, ये एटम इससे अटैच है, ये एटम इससे अटैच है और ये एटम इससे अटैच है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात करें, मान लो आप ये एक एटम ले लो, इसके अटैच एटम कौन कौन से 1 2 3 4 5 एंड 6। यदि आप इनको स्ट्रेट लाइन से इनके सेंटर को ज्वाइन करते हो तो आपको एक हेक्सागन मिलता है। आप खुद बना के प्रैक्टिस करना, आपको जरूर हेक्सागन मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जैसे हेक्सागोनल पैकिंग। तो इस तरीके से 2D पैकिंग को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग मतलब जो फर्स्ट लेयर है उसके एटम है उसके जस्ट नीचे दूसरी लेयर के एटम आ जाए, और हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होता है, जो दो ऊपर वाली लेयर के दो एटम्स के बीच में जो स्पेस है उसके नीचे दूसरा एटम आए तो आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलती है। हमने दो तरह की डायमेंशनल पैकिंग पढ़ी, 1 डायमेंशनल पैकिंग एंड 2 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल पैकिंग में सिर्फ 1 टाइप था, 2 डायमेंशनल पैकिंग में हमने 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग पढ़ा। फर्स्ट था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसी तरीके से जो 3 डायमेंशनल पैकिंग है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट है स्क्वायर पैकिंग, सेकंड है SCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, थर्ड है फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और जिसे हम CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। हम ये देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये पैकिंग होती है। तो जो फर्स्ट पैकिंग है उसमें आप देखोगे ए ऐसा कुछ मैंने लिख रखा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हर लेयर है उसके ऊपर ही दूसरी लेयर आएगी, मतलब फर्स्ट लेयर के जैसे ही दूसरी लेयर भी अरेंज होगी। हम बना के देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 3 डायमेंशनल पैकिंग से आप समझ जाओगे कि आपको सिर्फ अब तक हम क्या बना रहे थे, सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में 2 डायमेंशनल पैकिंग में हमने एटम्स को अरेंज किया। इस बार हमें 3 डायमेंशनल में करना है, मतलब जेड एक्सिस की तरफ भी हमें पार्टिकल्स को अरेंज करना है। जैसे कि मान लो कोई बॉक्स रखा हुआ है, आपने उसमें लड्डू की लेयर लगाई है, तो जो सिर्फ एक लाइन लगाओगे तो 1 डायमेंशनल हो जाएगी, और पूरे बॉक्स में यदि आप लड्डू रख दोगे तो मतलब 2 डायमेंशनल पैकिंग होगी एक्स में और वाई में। लेकिन मान लो डिब्बे की हाइट अभी इतनी और है, अभी तो उसमें और लड्डू आ सकते हैं, तो आप ऊपर की तरफ लेयर लगाओगे तो वो 3 डायमेंशनल पैकिंग हो जाएगी। 1 लेयर और ये 1 डायरेक्शन में, ये सेकंड डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ 3rd डायरेक्शन में, तो होगी 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब बात आती है कि ये 3 डायमेंशनल पैकिंग है, इन तीनों में से किस तरह से होगी और कौन सी होगी। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ, मान लो ये हमारी फर्स्ट लेयर, ये एक तरफ एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में
स्क्वायर पैकिंग में हम पहले ही देख चुके हैं कि स्क्वायर पैकिंग में आपको जो नेक्स्ट लेयर है वो फर्स्ट वाले एटम के नीचे ही रखनी है, इस तरीके से। ये आपकी स्क्वायर पैकिंग होती है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। तो जो आपको 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में भी पहले आपको 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग बनानी है, मतलब जो पहला एटम है उसके नीचे ही दूसरे का। अब बात आती है जो तीसरा एटम है, मतलब थर्ड लेयर का जो एटम है वो कहाँ पे रखा जाए। तो मान लो वो सिर्फ इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर हम रख दें और इसके ऊपर ही रख दें, मतलब ऐसे, मतलब ये नीचे एक लड्डू रखा हुआ है ऐसे, इसके ऊपर दूसरा लड्डू, ठीक है, जैसे ये लेयर और इसके ऊपर दूसरा लड्डू, इसी लेयर के ऊपर दूसरा लड्डू। ये मतलब बड़ा है, मैं शॉर्ट में छोटा बताने के लिए आपको ये बता रही हूँ। छोटा मैंने इसलिए बनाया था कि आप समझ पाओ कि जो तीसरा लड्डू है, मतलब जो तीसरी लेयर, तीसरे डायरेक्शन में जो पार्टिकल या लड्डू रख रहे हैं वो इसके ऊपर रख, तो मैं छोटे बना देती हूँ। तो मतलब हर जो नीचे वाला पार्टिकल है उसी के ऊपर अगले वाला पार्टिकल प्रेजेंट हो, मतलब लड्डू के ऊपर ही दूसरा लड्डू प्रेजेंट हो। तो इस तरह की जो पैकिंग होगी वो कहलाएगी स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में जो आपकी 2 डायमेंशनल पैकिंग होगी वो भी 2D स्क्वायर पैकिंग ही होगी, तभी आपको 3D स्क्वायर पैकिंग मिलती है। उसके बाद यदि हम बात करें AB टाइप की पैकिंग, जिसे हम HCP भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें देखना सबसे पहले तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब हमें जो पैकिंग है 2 डायमेंशनल पैकिंग है वो हेक्सागोनल रखनी है। हेक्सागोनल का मतलब जो जो सेकंड लेयर का जो एटम है वो पहली वाली लेयर का जो स्पेस रह जाता है एटम्स का वहां पे रखना है। जैसे ये आपकी फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर आपको इस एटम के नीचे ना बना के इन दोनों एटम के बीच में जो स्पेस है वहां पे बनानी है, इस तरीके से। इस तरीके से अभी तो 2 डायमेंशनल पैकिंग हुई है। अब 3 डायमेंशनल पैकिंग का क्या मतलब? 3 डायमेंशनल पैकिंग का मतलब है कि इस लेयर के ऊपर एक और लेयर। अब हमें इस एटम के ऊपर नेक्स्ट जो लेयर आएगी हमारी, मतलब ये फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर ए। अब जो हम इसके ऊपर जो लड्डू रखेंगे या इसके ऊपर जो पार्टिकल रखेंगे वो कहाँ रखें? वो पहले वाले एटम के ऊपर ही रख दें तो AB टाइप की, AA टाइप की हो जाती है। लेकिन यदि हम ये पार्टिकल यहाँ ना रख के यहाँ पे रखें, मतलब किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ और वॉइड के बारे में भी बता देती हूँ क्या है। ये आपका, मैं थोड़ा सा दूर बना रही हूँ समझने के लिए, मान लो आपस में बिल्कुल क्लोज है। ये फर्स्ट लेयर, वन डायरेक्शन वाला है और ये 2 डायरेक्शन। तो इन तीनों एटम के बीच में यहाँ पे कोई गैप रह जाता है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाला गैप, क्योंकि 3 एटम की वजह से है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ट्राइगोनल वॉइड। और ये होता है 2 डायमेंशनल पैकिंग, ट्राइगोनल वॉइड। और यदि मान लो इसके ऊपर मैं कोई लेयर रखूं, ये जो गैप है इसके ऊपर एक एटम रख दिया जाए, ऑब्वियस है यदि हम ऐसे लेयर बना रहे हैं तो नीचे भी एक एटम प्रेजेंट होगा और वो दिखे, इस छेद में से यदि नीचे कोई एटम प्रेजेंट है तो वो दिखेगा। यहाँ से मान लो मैंने एटम नहीं बनाया, उससे पहले नीचे वाला जो एटम प्रेजेंट है वो दिखेगा। तो ये जो वॉइड बन रहा है वो कितने एटम की वजह से बन रहा है? 3 डायमेंशनल में 4 एटम की वजह से, 3 तो ये और एक नीचे वाली लेयर का। तो जो 4 एटम की वजह से जो बॉन्ड बनेगा 3 डायमेंशनल में, उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम की वजह से। अभी आप बोलोगे कि ये तो 3 ही एटम है, इसको तो ट्राइगोनल वॉइड कह दिया था, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे कह दिया? तो ये थोड़ा सा आप समझिए। मान लो एक लेयर है, ये एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल रखे हुए हैं, ये वाई डायरेक्शन में पार्टिकल रखे हुए हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, मतलब 1 2 इन एटम के बीच में आगे नेक्स्ट एटम आ रहा है। तो सिर्फ यदि 2 डायमेंशनल पैकिंग है तो 3 एटम की वजह से वॉइड बने, तो वो वॉइड कहलाएगा ट्राइगोनल वॉइड, जिसमें से 3 ही एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यदि 3 डायमेंशनल पैकिंग हो जाए, 3 डायमेंशनल पैकिंग का मतलब ऊपर की तरफ, मतलब जेड डायरेक्शन में भी पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये जो फर्स्ट लेयर और ये जो सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जो ये 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसके नीचे की तरफ भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ भी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो 4 एटम की वजह से जो वॉइड बनेगा, वॉइड मतलब खाली स्पेस, वो जो 4 एटम की वजह से 3 डायमेंशनल पैकिंग में वो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा।
तो उसे हम कह देंगे 4 एटम की वजह से बनेगा, उसे कह देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। और जब हम एससीपी की बात करते हैं तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसके ऊपर अपन नेक्स्ट लेयर रखते हैं। जो आपका पार्टिकल है यहाँ पे 3 डायमेंशनल पैकिंग को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो बोर्ड है आपका वो 2 डायमेंशनल है, पर आप समझने की कोशिश कीजिए, आप घर पे भी कर सकते हैं। बहुत सारी बोल लीजिए, 2 लेयर बना दिए और जो वॉइड बनता है उसके ऊपर नेक्स्ट जो आपकी लेयर है वहाँ पे आएगी। तब ये देखो कि ये एटम और ये एटम एक दूसरे के जस्ट ऊपर नहीं है, मतलब ये अलग तरह की लेयर बनेगी और ये अलग तरह की लेयर बनेगी, इसलिए हम इसको कहते हैं एबी टाइप पैकिंग या कहते हैं 3D हेक्सागोनल पैकिंग। जो आपकी 2 डायमेंशनल पैकिंग होगी वो हेक्सागोनल ही होगी, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए नेक्स्ट लेयर यदि आपकी बनती है तो वो कहलाती है एससीपी। अब बात आती है एबीसी या एफसीसी पैकिंग कौन सी होती है। ये पैकिंग होती 3 डायमेंशनल पैकिंग में हमने पहले पढ़ाया कि 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो थर्ड लेयर है, जो थर्ड डायरेक्शन में आप जो लेयर बनाओगे यदि वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए आती है तो वो इस टाइप की पैकिंग बनेगी, वो एबी टाइप की बनेगी, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है वो सेकंड लेयर की जैसी नहीं होगी। तो उस टाइप की पैकिंग को आप या तो एबी टाइप पैकिंग कहोगे या आप उसे कहोगे 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम थर्ड टाइप की जो पैकिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है 3D एफसीसी या सीसीपी या जिसे हम एबीसी टाइप की पैकिंग कहते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझने होंगे। जिस तरीके से एससीपी में एससीपी में आपको टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए जो सेकेंड लेयर बनती है, उसी तरीके से जो 3D एफसीसी या सीसीपी या एबीसी टाइप पैकिंग है उसमें आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए आपकी थर्ड लेयर बनेगी। सेकंड लेयर तो सेम टू से बनेगी, लेकिन जो थर्ड लेयर है वो आपकी करेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ये मान लो आपके 3 एटम्स हैं किसी पैकिंग के अंदर, ये वैसे क्लोज होते हैं। समझ में आए आपको, इसलिए मैंने थोड़े से दूर बनाए, घोच पोछ ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़े दूर बना दिया। तो ये जो 3 एटम है, अब मान लो जो इनके दोनों का बीच का स्पेस है, इसके पास एक एटम है, इन दोनों के बीच का स्पेस है, ये एटम है, इन दोनों के बीच का स्पेस है, वहाँ पे एक एटम है। तो यहाँ पे ये जो वॉइड बन रहा है इसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब 6 एटम्स या पार्टिकल्स की वजह से जो वॉइड बनेगा उसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जब आप 3 डायमेंशनल पैकिंग करते हो तो 2 तरह के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए यदि आपकी नेक्स्ट लेयर बनती है तो उसे हम कहते हैं एससीपी, और यदि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए आपकी जब नेक्स्ट लेयर बनती है तो उसे हम कह देते हैं 3D एबीसी टाइप पैकिंग या एफसीसी या सीसीपी। तीनों एक ही बात है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या एबीसी टाइप पैकिंग। इसमें देखो अब लेयर में समझ में आएगा। जैसे जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग, उसमें आपकी सारी लेयर सेम थी, मतलब जो फर्स्ट लेयर है सेकंड लेयर की जैसी उसके जस्ट ऊपर। सेकंड टाइम में हमने पढ़ी थी एबी टाइप, मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर नहीं आएगी, वो उससे अलग होगी, लेकिन जो थर्ड लेयर होगी वो सेम फर्स्ट लेयर की जैसी होगी। लेकिन यदि हम एबीसी टाइप की पैकिंग पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेयर ही अलग होगी। मैं थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि 3 डायमेंशनल पैकिंग है, थोड़ा हमें ब्लैक बोर्ड पे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपकी 1 डायमेंशनल पैकिंग, ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, और इसे ही यदि हमें 3 डायमेंशनल बनाना है तो पहले मैं आपको 2 तरह के वर्ड्स बता देती हूँ। ये जो वर्ड बन रहा है यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ से टच करता हुआ है वर्ड, जो ये वर्ड है क्योंकि इसके नीचे भी एक लेयर है, हम 3 डायमेंशनल बना रहे हैं, तो इन 4 एटम्स की वजह से जो वर्ड बन रहा है वो क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। और इसके ऊपर अपन नेक्स्ट एटम बना दें इस तरीके से, सेम साइज का ही होगा, पर मैं ऐसे थोड़ा समझाने के लिए आपको छोटा बना दिया मैंने। यहाँ पे जो होगा इसको टच करता हुआ नेक्स्ट, इसको टच करता हुआ ऐसे, जो भी आपकी ये पैकिंग होगी, सॉरी ये जो वर्ड होगा टेट्राहेड्रल वर्ड,
और मैं इसमें थोड़ा सा इस तरीके से बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके से, मतलब जो कि फर्स्ट लेयर है उसके जैसी सेकंड लेयर नहीं है, जो ये लेयर बनती जाएगी ये फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं है और फर्स्ट लेयर की जैसी नहीं है, तो इस टाइप की तो क्या हो जाएगी, ए बी टाइप। अब हमें एबीसी टाइप में बनाना है, मतलब ये 3 एटम नीचे वाले और ये 3 एटम ऊपर वाले, मतलब 1, इसके नीचे जो एटम है वो 2 और ये एटम 3, ये 3 एटम और ये 3 एटम, ये इन 6 एटम के बीच में जो वॉइड बनेगा उसको कवर करता हुआ नेक्स्ट एटम आता है ऐसे। तो मैं थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं यहाँ बना देती हूँ ऐसे कुछ ये, और जैसे इनको कवर करता हुआ नेक्स्ट एटम ये, मतलब थर्ड लेयर आपकी कुछ इस तरीके की, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर। जो सेकेंड लेयर है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रही है और जो थर्ड लेयर है वो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रही है। मतलब ये लेयर है, इसको हम ए लेयर कह देते हैं, इस वाली लेयर को हम डी लेयर कह देते हैं और इस लेयर को हम कह देते हैं सी। तो इस तरीके से आपको 3 लेयर्स मिलेगी पैकिंग में, 3 डायमेंशनल पैकिंग में। इसे हम कहेंगे एबीसी टाइप की पैकिंग। वापस मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, 2 डायमेंशनल पैकिंग और 3 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरह की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, आपकी जो फर्स्ट लेयर है उसकी जस्ट नीचे सेकेंड लेयर आ जाती है इस तरीके से, ये आपकी फर्स्ट लेयर और इस एटम के नीचे ही दूसरा एटम आएगा इस ऐसे। तो इसको हम कह देते हैं कौन सी पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यदि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनानी होती तो इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, इस एटम के नीचे ना एटम आके यहाँ एटम, तो इस तरह की जो पैकिंग होती है। और हेक्सागन एक बनता है, तो उस टाइप की पैकिंग को हम कह देते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। ये थोड़ी आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको और थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। 2 डायमेंशनल पैकिंग के बेसिस पे ही हम 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ेंगे। ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट है 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकेंड है 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और तीसरी है 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो लास्ट वाली 2 है वो दोनों ही 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बाद बनेगी, लेकिन जो आपकी फर्स्ट वाली है मतलब 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वो आपकी 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग के रिजल्टेंट से बनेगी। तो हम सबसे पहले हमने देखा 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर और इसके ऊपर ही तीसरी लेयर, मतलब पहली लेयर की जैसी ही नेक्स्ट लेयर, सारी लेयर सेम। तो इस टाइप की पैकिंग को कहेंगे ए टाइप की पैकिंग या 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फिर सेकेंड हमने पढ़ी 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें क्या होगा, उसमें फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर तो अलग होगी, लेकिन जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के जैसी होगी। वापस बना के बता देती हूँ मैं आपको, ये आपकी जो है फर्स्ट लेयर है, ये आपकी फर्स्ट लेयर और जो सेकेंड लेयर है वो ऐसे बनेगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए, और जो थर्ड लेयर है वापस इसके ऊपर। तो आपकी किस टाइप की पैकिंग हो गई, एबी टाइप की पैकिंग। 3 डायमेंशनल फेशियल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होगा, आपकी जो 3 डायमेंशनल एससीपी में बनी थी, 2 लेयर तो ऐसे की ऐसे ही बनेगी, लेकिन इसमें क्या था, थर्ड लेयर आपकी फर्स्ट लेयर की जैसी थी, लेकिन इसमें थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के जैसी नहीं होगी, बल्कि वो जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं उनको कवर करते हुए बनेगी। तो सिर्फ यदि टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होंगे तो आपकी बनेगी एससीपी, और यदि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हुए आपकी थर्ड लेयर बनती है तो वो कहलाती है आपकी सीसीपी और एबीसी टाइप की क्लोज